मंडी जिले में शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने मंडी शहर के रामनगर तहसील परिसर स्थित कार्यालय में जिले की सभी 8 यूनिटों के लिए सील टेंडर बॉक्स स्थापित कर दिए। इनमें इच्छुक ठेकेदार अपने टेंडर डाल सकते हैं। अंतिम प्रक्रिया 18 मार्च को जिला परिषद भवन मंडी में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली नीलामी व बोली के साथ पूरी होगी। 16, 17, 18 4 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। 4 में कर लो, 4 में क्या करने हैं अंदर ट्रेंड तो चल रहा है। शाम में कर जाएगा पता। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा अपडेट आ रही है कहीं से ना सोनू की अपडेट आई से तो नए लोग ही है जो एग्जिस्टिंग थे उनको नहीं मिला काम, नए लोगों को नए लोग आ रहे हैं नंबर वाइज। तो ये चारों तरफ है और ऊपर सेंटर में भी है इसका। तो इसमें सर आज की सीलिंग हो जाएगी। उपायुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क मनोज डोगरा ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए मंडी जिले की आबकारी इकाइयों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी गई। शुक्रवार को भी ठेकेदार टेंडर डाल सकेंगे और अंतिम प्रक्रिया शनिवार 18 मार्च जिला परिषद भवन हॉल धूली मंडी में डीसी मंडी की अध्यक्षता में होगी। उनके अनुसार पहले दिन गुरुवार को किसी भी ने टेंडर नहीं डाला। सभी यूनिटों के लिए सील्ड बॉक्स स्थापित कर दिए गए हैं। इन सबको 18 मार्च को ही डीसी मंडी की मौजूदगी में ठेकेदारों के समक्ष खोला जाएगा। नहीं सर, कई जगह तो आज भी हो रहा है। 16, 17, 18 4 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। 4 में कर लो, 4 में क्या करने हैं अंदर ट्रेंड तो चल रहा है। शाम में कर जाएगा पता। बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा अपडेट आ रही है कहीं से ना सोनू की अपडेट आई से तो नए लोग ही है जो एग्जिस्टिंग थे उनको नहीं मिला काम, नए लोगों को नए लोग आ रहे हैं। वर्ष 2023-24 के लिए एक्साइज पॉलिसी का निर्धारण कर दिया गया है और जहां तक मंडी जिला की बात है, मंडी जिला में कुल रिजर्व प्राइस 146 करोड़ रखा गया, जिसमें हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। तो हमारे जिला से जो भी इच्छुक बोली जाता है, यहाँ जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इन 7 यूनिट्स के लिए अपने टेंडर आज से टेंडर बॉक्सेस में डाल सकते हैं। टेंडर बॉक्सेस एडीएम की अध्यक्षता में, एडीएम के समक्ष आज हमने ये इनके टेंडर बॉक्सेस की सीलिंग कर दी गई है और इसके बाद जो भी इंटरेस्टेड इच्छुक बोली दाता टेंडर डालने वाला होगा वो इसमें आज से डाल सकता है। ये प्रक्रिया परसों 18 तारीख तक चलेगी। 18 तारीख को हमारा ऑक्शन कम टेंडर का प्रोसेस रहेगा, जिसमें टेंडर्स उस दिन भी डल सकेंगे और बोली का कार्यक्रम भी उस दिन रहेगा। तो मेरा सब इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्टेट के रेवेन्यू जनरेशन में भागीदार बने। धन्यवाद। गौरतलब है कि प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस बार शराब के ठेकों की नीलामी करवाने का निर्णय अपनी आबकारी नीति में लिया है। पूर्व सरकार में हर साल कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ठेकों का नवीनीकरण किया जाता रहा है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्ष के विधायक काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रदेश का बजट महत्वपूर्ण होता है। यह सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बजट है, लेकिन विपक्ष संस्थान बंद करने का विरोध जारी रखेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें बजट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वे बजट को शांति से सुनेंगे। इस बजट में कुछ भी खास नहीं रहने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य देखेंगे कि सरकार अपने बजट में क्या करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थान बंद करने का विरोध सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार जारी रहेगा।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार में पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता पर काबिज होने के बाद से हरित ऊर्जा नीति पर काम करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार में हरित ऊर्जा नीति को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को भी मानते हैं कि बजट बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है किसी सरकार का, और पहला बजट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विरोध जो संस्थानों को लेकर के जो बंद किए गए हैं उसके बारे में जारी रहेगा, लेकिन सभी विधायक साथियों की ओर से जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनसे हमने विस्तार से चर्चा की। हम सब लोगों ने इतना तय किया है कि कम से कम बजट को हम सुनेंगे, और हमें मालूम है बजट में कोई बहुत विशेष नहीं है जो हमारी सूचनाओं के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की ओर से जो संस्थानों की मांग वो यथावत जारी रहेगी। जो बंद किए हैं उनको खोला जाए, और उसके साथ साथ में जो खास तौर से वो कहते हैं कि बजट प्रावधान नहीं किया है, हमारा मानना है कि जो कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं उनके लिए बजट का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री को लगता है ये संस्थान चलने चाहिए, खुलने चाहिए, उसमें और आने वाले समय के लिए बजट प्रावधान करने के लिए उनने क्या किया, इस बात को भी हम देखेंगे। लेकिन इतना आज हमने मोटे तौर पर हमने तय किया है, विरोध जारी रहेगा, यथावत जारी रहेगा, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। सिर्फ बजट को सुनने के लिए हम विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती से बाहर करने की मांग को लेकर अब जेबीटी प्रशिक्षुओं का सब्र का बांध टूट चुका है। लगातार 9 दिन से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे जेबीटी प्रशिक्षु शेरी मंच पर ठंड और बारिश के बीच भी विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। जेबीटी प्रशिक्षु ममता व समृति ठाकुर ने बताया कि पिछले 9 दिनों से जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु कक्षाओं का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं का पूरे प्रदेश में रोष जाहिर है। उन्होंने कहा कि जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग को लेकर कई मर्तबा सरकार के समक्ष पत्राचार किया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसको लेकर अब जेबीटी प्रशिक्षु खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार को यही रवैया अपनाना है तो फिर प्रदेश में खोले गए जेबीटी संस्थानों को ही बंद कर देना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएड और बार करना होगा, करना होगा, करना होगा। जस्टिस, 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 we want justice. Revolution, revolution, revolution. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 दिनों से लगातार हम लोग कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जो बीएड वालों को जेबीटी की बैच वाइज भर्तियाँ हैं उसमें शामिल किया जा रहा है, जो कि जेबीटी वालों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, और सरकार भी इस चीज़ को नहीं देख रही है। और जो हमारे हिमाचल शिक्षण संस्थान के जो धर्मशाला बोर्ड है वो भी इस चीज़ में अपनी मनमानी चला रहा है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ में हस्तक्षेप करे और ध्यान दे कि इतने दिनों से न्यूज़ में भी चल रहा है ये सब चीज़ें, पर सरकार इस चीज़ की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और
कोई भी इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इसकी रिगार्डिंग हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और इनकी पढ़ाई भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ धरने पर बैठकर एक तो बच्चों का जो मेंटल वो है मोराल वो भी डाउन हो रहा है कि जेबीटी करने का मतलब क्या रह रहा है बच्चों का, अगर इसी तरीके से बैच वाइज भर्ती में आपने बीएड वालों को लेना है। और एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, अगर जेबीटी कर रहे हैं बच्चे तो उनमें जेबीटी वालों को ही रखना चाहिए। अगर बीएड वालों को लग रहा है कि उनको इसमें एंटर होना है तो वो बाकायदा जेबीटी की ट्रेनिंग करके वहाँ पे एंटर हो। फिर इस तरीके से ये तानाशाही हम इसको बोल सकते हैं कि चल रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो इस तरफ नज़र एक बार दे, अगर नहीं तो फिर हम अपने लेवल पे जो भी कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। हमारी जो जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्लासों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो जिसका कारण ये है कि जो बीएड की जो अभी जेबीटी की भर्ती हुई है, बैच वाइज भर्ती हुई है, तो उसमें बीएड वालों को लिया गया है। और पीछे भी जो टैट की भर्तियां हुई थी उसमें भी बीएड वालों को शामिल किया था, जिसका विरोध किया गया था और जिस कारण उनको बाहर निकाला गया था, और जो केस अभी भी कोर्ट में चला हुआ है। तो हम अभी भी हमारी मांगे यही है कि जो बैच वाइज भर्तियाँ चली हैं उसमें बीएड वालों को जब तक तो कोर्ट का जो फैसला है वो ना आए उनको बाहर रखा जाए, या तो इस जो बैच वाइज भर्तियाँ हो रही हैं उन पर स्थगित किया जाए, उनको उस समय के लिए जब तक फैसला ना हो। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला सोलन में भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बेहतर करने के लिए चलाए गए निपुण भारत कार्यक्रम के तहत सोलन शिक्षा खंड के प्राइमरी अध्यापकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 152 शिक्षकों को बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अधिक जानकारी देते हुए सोलन शिक्षा खंड के अधिकारी हरिराम चंदेल ने बताया कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा खेल के माध्यम से देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन खंड के 152 शिक्षकों को इस दौरान प्रशिक्षित किया गया ताकि पहली से तीसरी कक्षा का बच्चा भी किताब पढ़ने में सक्षम हो। जितने भी अध्यापक है और हमारे CC7 जो पाठशालाएं मेरे अंडर चल रही है और जिसमें से 42 अपर प्राइमरी स्कूल्स है, तो उनके टीचर्स के सेमिनार्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो निपुण भारत के अंतर्गत और FLN के अंतर्गत चल रहे हैं। वो मेन मुद्दा यह है कि हमारे जो 1st to 3rd क्लास के बच्चे हैं उनका आधारभूत जो ढांचा है वो सुदृढ़ हो, उसके लिए ट्रेनिंग्स है विद एक्टिविटीज़, प्ले वे मेथड के द्वारा, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे हम बच्चों को उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा सकें, उनको शिक्षा के प्रति लिखना पढ़ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे हम उनकी स्किल को डेवलप कर सकें, इसके ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। TLM भी यहाँ एग्जीबिशन लगाई जा रही है। आज जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ दौरा किया, तो बहुत अच्छा TLM यहाँ के अध्यापकों ने तैयार किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया गया। इस बजट को जहां विपक्ष आंकड़ों का जाल और लोगों को गुमराह करने वाला बजट करार दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस बजट को जनहितैषी करार दे रही है। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बजट आम जनता की जरूरतों को देखते हुए पेश किया गया है। जिस तरह से अपने प्रदेश में आर्थिक स्थिति बनी हुई है, विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट पेश होगा। यह बजट जनता का हित वाला बजट है। इस बजट में बेरोजगारों का ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया है, जो कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगी। ये बहुत महत्वाकांक्षी बजट है और वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश की जिस तरह से बजट आया है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा बजट आएगा जो कि जनता के हित का बजट होगा। जो बेरोजगार हैं उनका इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर, कांगड़ा को देखिए, उसका बहुत ही स्वागत करते हैं। पोटेंशियल कांगड़ा जिला में है और पहले से भी पर्यटक आते रहे, लेकिन सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करेगी तो उससे मुझे लगता है कि वहाँ लोगों को न केवल जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उनको, बल्कि बाकी जो वहाँ की जनता है उनकी आर्थिकी में भी बढ़ावा होगा। आपको नहीं लगता सर? देखिए, ऐसा नहीं है, बाकी जगह के लिए भी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जिस दृष्टिकोण को लेकर के कांगड़ा के ऊपर बात हुई है, पर्यटन को लेकर के खास तौर पर, उसमें थोड़ी कमी थी। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट में एड्रेस किया है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, बजट स्पीच में उन्होंने मेरा नाम लिया और ये हम लेकर के आए थे स्कीम कि जहाँ बड़े शहर हैं और जहाँ पर अब कंजेशन बढ़ता जा रहा है, उनके साथ लगते थोड़ी दूरी पर आप नए हिल स्टेशन, नए शहर विकसित कीजिए सारी सुविधाओं के साथ, ताकि यहाँ का कंजेशन कम हो। आज आप देखें शिमला में कितनी देर का ट्रैफिक जैम लगता है। यही परिस्थितियाँ धर्मशाला में भी शुरू हो गई हैं, अन्य शहरों में भी हैं। तो ये समय की मांग है कि पर्यटक जो आएगा वो भी तो कुछ नया देखना चाहेगा, तो वहाँ पर नई आबादी भी आएगी, सारी सुविधाएं भी होंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जब एक नया शहर बनता है तो उसमें सारी ही चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो उसमें अपार संभावनाएं रहेंगी और मैं चाहूँगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विकसित हो नया शहर अपने आप में एक मिसाल बने। हिमाचल प्रदेश ने इस तरह का भी शहर बनाया। 10 में से कितना रैंक है? के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।